हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपनी द ग्रेट एनसीईआरटी सीरीज और इसमें अभी तक हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। और उन 4 चैप्टर्स के साथ उन चैप्टर्स से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी कर चुके हैं, और उसके साथ मैं हर चैप्टर के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे चुका हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कल के लेक्चर में हमने क्लास 6 की साइंस की क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 आधा कर लिया था। आज उसका बाकी बचा हुआ पार्ट हम पूरा करेंगे। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी a यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मोशन कितने टाइप की होती है, क्योंकि हम मोशन की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहली और सबसे सिंपल होती है आपकी लीनियर मोशन। नाम से ही समझ आ रहा होगा, लाइन, लीनियर में लाइन है। तो लीनियर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे चले, कवरिंग इक्वल और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि बस यूं समझ लो, ऐसे कोई चीज जा रही है ना, चाहे किसी भी स्पीड पे जा रही हो, तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। मैंने तो फिर भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, बिल्कुल सीधी कोई चीज जा रही है तो जो मोशन की डायरेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऑब्जेक्ट मुड़ता नहीं है, कर्व नहीं करता है, यानी कि दिस इज नॉट लीनियर मोशन, दिस इज नॉट लीनियर मोशन, दिस इज लीनियर मोशन। जैसे हाईवे पे, सीधे हाईवे पे अगर कोई कार चल रही है, ट्रेन अगर सीधी ट्रैक पे चल रही है, बिल्डिंग से पत्थर गिर रहा है, लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी क्या दिखाती है? ये पत्थर गिर रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है, ये बच्चा इसको धक्का दे रहा है स्ट्रेट लाइन में, और ये लड़कियां जो है ये परेड कर रही हैं। ये सब लीनियर मोशन है। देन आती है आपकी सर्कुलर मोशन। नाम से ही समझ गए, जो सर्कुलर में है वो सर्कुलर मोशन है। तो ये कब होती है? जब एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड या किसी एक्सिस के अराउंड एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करता है। जैसे कि ये बच्ची यहाँ पे इस पत्थर को घुमा रही है, तो ये है आपकी सर्कुलर मोशन। या फिर ये बच्चे जो हैं ये इस पे मैरी गो राउंड पे झूल रहे हैं, तो ये है आपकी सर्कुलर मोशन। यानी कि जो भी मोशन सर्कल में हो, अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल या अराउंड द एक्सिस ऑफ अ स्फीयर, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सो इसमें स्पीड सेम भी रह सकती है बट डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। ओके, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है ये हम जब आएगा तब देखेंगे, अभी सिर्फ हम मोशन समझते हैं, बेसिक्स। फैन जो होता है उसकी सर्कुलर मोशन होती है। ऊपर हमने वो बच्चों को देखा, मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो चल रहा है, दैट सर्कुलर मोशन। अर्थ अराउंड सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड सर्कुलर मोशन, ऑल्दो इट्स एलिप्टिकल। देन आता है ऑसिलेटरी मूवमेंट। ऑसिलेटरी मूवमेंट यानी कि जब कोई भी चीज आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मूव करे अबाउट अ फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट और मीन पोजीशन। ओके, तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी पोजीशन। पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक साइड जाता है, एंड देन वापस आता है, और फिर दूसरी साइड जाता है, फिर वापस आता है। तो इसको बार बार जब वो रिपीट करता है एक रेगुलर पैटर्न में, तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेंडुलम है इस तरह से, ओके, स्विंग है, ये बच्चा आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है। और फिर ये जो तुम बुक में टेबल और बुक के बीच में स्केल फंसा कर उसको करते हो और डंग 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 आवाज करता है, दैट्स ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ मेटल स्ट्रिप। ओके, एग्जाम्पल, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग, बच्चा झूले पे झूलता हुआ, और ट्यूनिंग फॉक्स। ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं ना, देखा होगा स्कूल में, लाइब्रेरी में, इस तरह का, इसको कहीं पे भी मारते हो तो ये टन 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 आवाज करता है। सो दैट्स ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। देन नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन, यानी कि ऐसे टाइप की मोशन जो खुद को रिपीट करती है एक रेगुलर इंटरवल पे। ओके, ये प्रिडिक्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, और ये बेसिस फॉर्म करती है क्लॉक्स का, कैलेंडर्स का और सेलेस्टियल साइकिल्स का। एग्जाम्पल, अर्थ जो है वो हर 24 घंटे में अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, और हर 365 डेज अप्रोक्सीमेटली सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, या सन के अराउंड चक्कर लगाती है, सन के चार तरफ तो कहीं है। ओके, एक घड़ी के अंदर जो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो नेचुरली वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन भी पीरियोडिक मोशन है।
ओके, और पेंडुलम अगर वैक्यूम में और ग्रेविटी लेस इन्वायरमेंट में आप उसको झुला रहे हो, नॉट बिना ग्रेविटी के, तो ऑसिलेशन कैसे होगी? बट फ्रिक्शनलेस एंड वैक्यूम में अगर आप उसको झुला रहे हो तो दैट ऑसिलेशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। देन है आपकी रैंडम मोशन, जो सबसे कॉमन होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब रैंडमली चलता है बिना किसी फिक्स पाथ के, बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के, जैसे कि तुम घूम रहे हो लाइफ में, ओके, हवा में उड़ते पॉलीथीन से, तो अपनी स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है अनप्रिडिक्टेबली, तो वो होती है रैंडम मोशन। इसमें कोई रेपिटेशन नहीं होती, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। ओके, एग्जाम्पल है आपका, जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो वो आपकी रैंडम मोशन होती है, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल यहाँ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो है ये रैंडमली चल रहा है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न ऑसिलेशन कुछ नहीं है। हवा में मॉलिक्यूल्स, ओके, या फिर इंसेक्ट्स को कभी फ्लाई करते हुए देखा हो, या फिर जो मैंने पहले बोला हवा में उड़ता हुआ पॉलीथीन, ओके, ये सब रैंडम मोशंस हैं आपके। अब मेजरमेंट की एप्लीकेशंस देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में साइंटिस्ट जो होते हैं वो रिलाई, या इंजीनियर्स होते हैं जो, वो रिलाई करते हैं प्रिसाइज यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स पे रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस को प्लान करने के लिए। अगर इसमें 1% भी एरर होता है तो उससे कॉस्ट ओवररन हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ओके, तो ये सब आपका हो सकता है। स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि जो ट्रैक्स हैं, पिचेस हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ही बनने चाहिए, यानी कि 4 मीटर एथलेटिक ट्रैक होता है जिसपे आपके ओलंपिक वाली रनिंग होती है, वो 400 मीटर का ही होना चाहिए, या फिर 22 यार्ड क्रिकेट पिच। उसके बाद क्योंकि ये इंश्योर करता है कि स्पोर्ट्स में एक फेयरनेस रहे और यूनिफॉर्मिटी रहे अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन। ये नहीं है कि यूएसए में अगर दौड़ हो रही है तो भाई 400 की जगह 300 पे ही दौड़ लिया, और ऑस्ट्रेलिया में हो रही है तो 400 की जगह 500 पे दौड़ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, हर जगह स्टैंडर्ड रहेगा कि 400 है तो 400 है। ओके, साइंस और रिसर्च में ये काम आता है कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, वॉल्यूम, मास, टाइम वगैरह पे डिपेंड करते हैं, ताकि बार बार सेम रिजल्ट्स लाके चीजों को वेरीफाई किया जा सके। इसलिए हमें यहाँ पे भी मेजरमेंट्स की जरूरत होती है, प्रिसाइज मेजरमेंट्स की। एंड देन है आपका गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जमीन को मेजर करके हम जो रेवेन्यू मैप्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स रखते हैं, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल देते हैं, ये सब स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग योर अर्बन प्लानिंग एंड सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। बहुत कॉमन सेंसिकल है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। नाउ कुछ डिवाइसेस दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में जो शायद आपको नहीं पता, तो उनको हम देखते हैं। पहली है आपकी जोन्स काउंटर। ओके, तो ये रोड का डिस्टेंस काउंट करने के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, जिसको कि बाइसिकल व्हील्स के साथ अटैच किया जाता है। ओके, अब पहिए की हर रोटेशन को ये काउंट करता है और व्हील के सरकमफेरेंस से उसको मल्टीप्लाई करके रोटेशंस को, टोटल डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाता है, यानी कि व्हील के सरकमफेरेंस को आप मल्टीप्लाई करते हो कितनी बार वो रोटेट किया, एंड देन यू मेजर द रोड डिस्टेंस। ये इस तरह का दिखता है कुछ। ओके, तो ये साइकिल में ऐसे फिट हो गया, एंड देन यहाँ पे ये ऐसे काउंट करता रहता है। बस नाम याद रखना, जोन्स काउंटर। ये दे के आपको लिख देंगे कि रेडियो एक्टिविटी मेजर करता है, नो, ये डिस्टेंस मेजर करने की चीज है। तो इट इज यूज्ड इन रोड रनिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स ट्रैक मार्किंग, एंड इवन इन सर्वेइंग रोड डिस्टेंसेस इन रिमोट एरियाज। सेम प्रिंसिपल जो है वो आपके व्हीकल के ऑडोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस वाला मीटर होता है ना गाड़ी में, उसमें भी यूज होता है। तो ये शो करता है किस तरह साइंटिफिक टूल्स जो हैं वो हमारे एवरीडे इंस्ट्रूमेंट्स में इवॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्टाइल स्केल। अब अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आपको पता होगा टेक्टाइल मींस एनीथिंग रिलेटेड टू टच। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि टेक्टाइल स्केल मींस टच करने वाला स्केल। पहले फोटो देख लो कैसा होता है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। टेक्टाइल स्केल इज अ स्केल जिसपे की उभरी हुई मार्किंग होती है, एम्बोस्ड मार्किंग्स होती हैं, जिनको कि हाथ से टच करके फील किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है। तो क्यों होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ताकि वो किसी चीज को मेजर करें इस टच बेस्ड सेंसिंग पे। तो ये ऐसा होता है, ये मैंने अमेजोन से लिया फोटो। ये डॉट्स बने होते हैं इस पे। ओके, तो सिंगल डॉट, डबल डॉट, सिंगल डॉट।
तो इससे टच करके, और ये जो इस पे मार्किंग्स है ना, ये भी उभरी हुई है। ओके, तो टच करके पता लग जाता है कि इस तरह से मेजर करना है। तो यूजर जो है अपनी फिंगर्स को इन रेस्ड डिविजन्स पे मूव करता है, और 1 सेंटीमीटर या 1 इंच पे हर एक ये उभरा हुआ मार्क होता है। और एंड पोजीशन जो है वो, उसको आप मतलब टच करके इसमें मेजर कर सकते हो। और ये जो है ये इंक्लूसिविटी लेके आता है कि साइंटिफिक मेजरमेंट्स जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हो तो आप नहीं कर पाओ। और इससे एजुकेशन और डेली लाइफ जो है वो विजुअली चैलेंज पीपल्स की वो इंक्लूसिव बनती है, एक्सेसिबल बनती है। अब टेक्टाइल पाथ जो होते हैं, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, दिल्ली मेट्रो में या मेट्रो स्टेशन पे आपने येलो वाला पाथ देखा होगा और सोचा होगा कि ये डिजाइन के लिए डाल रखा है, बट ऐसा नहीं होता है। ये टेक्टाइल पाथ होता है, ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होता है, ताकि वो इस पे पैरों से या स्टिक से टच करके रास्ता देख सके कि ओके इधर प्लेटफॉर्म है, देन ये इस तरह का आया, दैट मीन्स यहाँ पे आपका जंक्शन है, इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। देन आपने अगर ध्यान दिया हो तो लिफ्ट्स में ये जो है ना, ये चीज ये होते हैं। ओके, दीज आर ब्रेल मार्किंग्स, और ये भी विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए होते हैं कि थोड़ा सा चेंज लाना होता है। हम लोग नोटिस भी नहीं करते इसको, बट किसी की लाइफ इससे बहुत आसान हो जाती है कि अगर 1 लिखा हुआ है बटन पे तो वहां पे 1 की ब्रेल मार्किंग होगी इस तरह से। ओके, तो ये तो था यहां तक। अब देखते हैं बीच में जो हमने एक चीज छोड़ दी थी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पैरेलैक्स। क्योंकि एनसीईआरटी में पैरेलैक्स की बात की गई है तो हम पूरा पैरेलैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, क्योंकि एग्जाम सिर्फ एनसीईआरटी तक तो लिमिटेड है नहीं, और वैसे तुम पैरेलैक्स और पैरेलैक्स एरर कहाँ पढ़ोगे। सो मैंने पूरा यही बता दिया। तो जब भी तुम कुछ मेजर करते हो तो उसमें एक आता है पैरेलैक्स एरर। ये कब होता है? ये तब होता है जब ऑब्जर्वर यानी तुम्हारी आई जो है वो स्केल के मार्क के बिल्कुल ऊपर नहीं होती और थोड़ा साइड में होती है, जिससे तुम रीडिंग लेने में गलती कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। अब मान लो तुम पेंसिल से मार्किंग लगानी है, कुछ नाप रहे हो, ये तुम्हारा स्केल है। अगर तुम इधर से देखोगे तो तुम 1 मिलीमीटर आगे लगा दोगे, अगर तुम इधर से देखोगे तो 1 मिलीमीटर पीछे लगा दोगे, बट तुम ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग करोगे। तो ये जो इधर और इधर वाला है ना, इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर। ओके, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा व्यूइंग एंगल जो है वो रोंग है, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ साइट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का जो एंड है वो लाइन अप करता है स्केल के किसी डिफरेंट मार्किंग से, और इससे एक हल्का सा शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, जिससे कि फॉल्स रीडिंग आती है, या तो थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम व्हेन कंपेयर्ड टू ट्रू वैल्यू। ओके, और इस शिफ्ट को या एपरेंट डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं पैरेलैक्स, और इसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर। ये तो सिंपल था, इसमें क्या मुश्किल है? चलो थोड़ा मुश्किल करते हैं, जो स्पेस में यूज होता है, बट पहले थोड़ा और अच्छे से समझो कि पैरेलैक्स और पैरेलैक्स एरर क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो अगर तुम किसी चीज को डिफरेंट एंगल्स से देखते हो तो वो तुम्हें मूव करती हुई दिखती है, इस इल्यूजन को हम कहते हैं पैरेलैक्स। आगे देखेंगे कैसे। और इस इल्यूजन की वजह से तुम्हें रॉन्ग मेजरमेंट मिलते हैं जो कि पैरेलैक्स एरर होता है। एवरीडे एग्जांपल से अगर हम समझे तो तुम अपनी उंगली को अपनी आंखों के सामने रखो, ओके, इस तरह से। देन क्या करो कि पहले अपनी लेफ्ट आई बंद करो। लेफ्ट आई बंद करोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। देन लेफ्ट आई खोल के राइट आई बंद करो, हाँ, एक दूसरी आंख बंद करो, तो तुम्हें हल्का सा शिफ्ट महसूस होगा कि जैसे तुम्हारी उंगली जो है वो थोड़ी सी सरक गई है, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है। करके देखो अभी। ओके, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट। ओके, ये जो शिफ्ट इन पोजीशन है तुम्हारी फिंगर की, इसको कहते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो विजन है वो बाइनोकुलर विजन है। ओके, दो आंखें हैं, उनमें डिस्टेंस है, और वो अलग अलग एंगल से उस चीज को देख रही है, डिफरेंट लाइन ऑफ साइट से। तो ब्रेन नॉर्मली क्या करता है, जब दोनों आंखें खुली होती है तो वो बाइनोकुलर विजन का यूज करके, यानी दोनों आंखों के एंगल को यूज करके एक डेप्थ की परसेप्शन बना लेता है। तो इसीलिए तुम जब चीजों को देखते हो तो तुम्हें पता होता है कि अच्छा ये कुत्ता आगे खड़ा है और पेड़ इसके पीछे है। बट अगर तुम एक आंख से देखो या फिर अगर तुम्हें डेप्थ परसेप्शन ना हो तो तुम्हें सब कुछ फ्लैट दिखेगा। तुम ये जो सेपरेशन है ये नहीं बता पाओगे। ओके, और यही होता है जब तुम्हारी आंख जो है वो रूलर के, यानी तुम्हारा जो स्केल है, तुम्हारा फुटा है, ओके, इसके डायरेक्टली ऊपर नहीं होती, जब थोड़ी सी साइड में होती है, तो शिफ्ट
हमको फील होता है, जिससे गलत रीडिंग आती है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंड पैरेलैक्स एरर। बट इतनी आसानी से जान छूट जाती तो यूपीएससी सभी कर लेते। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करते हैं पैरेलैक्स इन एस्ट्रोनॉमी। देखो, अब स्पेस में ट्रेवल करते हो तो वहां पे कोई जीपीएस तो होता नहीं कि भाई गाड़ी में लगाया और कहा कि भाई 100 मीटर में लेफ्ट मुड़ जाओ। तो एस्ट्रोनॉमर्स या फिर जो स्पेस ट्रेवल होता है उसमें सेम प्रिंसिपल पैरेलैक्स का यूज होता है ह्यूज स्केल पे, ताकि स्टार्स के या प्लैनेटरी बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जा सके। सो समझो, अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है कुछ ऐसे। ये है आपका सन। ओके, अर्थ ये इस तरह से आपकी मूव कर रही है। यहां तक क्लियर है? अब क्या होता है कि जब ये मूव करती है तो सन से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, तो हमारा जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा देखने का एंगल है, वो चेंज होता है। समझो कैसे। आप यहाँ पे हैं, इधर ये है लाइन ऑफ साइट इन जुलाई, और ये स्टार है, आप इसको देख रहे हैं। अब यहां से देख रहे हो तो ये ऐसे दिख रहा है, और पीछे ये वाले स्टार्स आपको दिख रहे हैं। ओके, बट आप जनवरी में इधर आ गए अर्थ, और इधर से हम देख रहे हैं स्टार को, तो ये यहाँ पे इधर वाले स्टार्स दिख रहे हैं। स्टार अपनी जगह है, जगह हमारी चेंज हुई है। एक तरह से बाइनोक्यूलर विजन हो गया ना, यानी कि ये तुम्हारी एक आंख है, ये तुम्हारी दूसरी आंख है। जब तुम जुलाई में थे तो तुम्हारी ये आंख बंद थी और तुम इस आंख से देख रहे थे, और जब तुम जनवरी में आ गए तो तुम्हारी ये आंख बंद होगी और तुम इस आंख से देख रहे हो। तो इसलिए तुम्हें ये शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा यहां से समझो। ये अर्थ है अप्रैल में, और यहां से ये स्टार है इधर, इधर से देखा। और फिर जब हम इधर आए अक्टूबर में तो इधर से देखा, तो हमको ये स्टार्स और इधर ये बैकग्राउंड में ये शिफ्ट होता दिखेगा। तो ये जो एंगल है ना शिफ्ट का, इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। ये एंगल, दिस इज पैरेलैक्स एंगल। ओके, तो अब इसका यूज क्या होता है? ऑल्दो ये बहुत स्मॉल होता है एंगल, आर्क सेकंड्स में देखेंगे क्या होता है, बट इसको यूज करके हम स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रोक्सिमा सेंचुरी का पैरेलैक्स एंगल जब निकाला दो सीजन्स के बीच में, तो इट वाज 0.77 आर्क सेकंड्स। अब इसको हमने पार्सेक्स में कन्वर्ट करके 4.24 लाइट ईयर्स उसका डिस्टेंस निकाल लिया। मैथमेटिकल फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो स्मॉल स्केल पे देखें तो लैब पैरेलैक्स की वजह से आपके लैब में एरर्स होते हैं। ह्यूमन स्केल्स पे अगर हम देखें तो हमको डेप्थ परसेप्शन मिलता है पैरेलैक्स की वजह से। और अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल उस पे देखें तो स्पेस में पैरेलैक्स जो है वो एक टूल बन जाता है, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं स्टार्स का और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने में। अब हम क्योंकि मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और स्पेस की बात आई है, तो एक दो टर्म समझ लो। सबसे पहला है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। इसको हमने नाम दिया है एयू। सीधा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है ना सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एयू, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, देन इसकी वैल्यू क्या होती है? तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नियरली 1.49.6 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, यानी कि 93 मिलियन माइल्स। और इसका यूज क्या होता है? सोलर सिस्टम के बीच में जब भी कोई डिस्टेंस हमको मेजर करना होता है, तो उसको हम एयू में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर इज अबाउट 5.2 एयू फ्रॉम द सन। यानी कि जुपिटर जितनी अर्थ और सन की दूरी है उससे 5 गुना ज्यादा दूर है। ओके, 1 AU इज अर्थ सन डिस्टेंस। दूसरा जो आपका टर्म है वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर को जनरली लोग ना टाइम की यूनिट मानते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है मिन एक साल में वैक्यूम में चलते हुए। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स इज 1 लाइट ईयर। इसको हम यूज करते हैं उन डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि स्टार्स के बीच का, गैलेक्सीज के बीच का, या कोई स्टार हमसे कितनी दूर है। जैसे प्रोक्सिमा सेंटरी हमने देखा था 4 पॉइंट समथिंग लाइट ईयर्स दूर। यानी कि प्रोक्सिमा सेंटरी से जो लाइट चलेगी इस सेकंड में, वो 4.24 ईयर्स के बाद अर्थ पे पहुंचेगी। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, नॉट टाइम। देन है पार्सेक। ओके, पार्सेक क्या होता है? पार्सेक इज शॉर्ट फॉर पैरेलैक्स सेकंड।
ये डिस्टेंस होता है जिसपे कि एक स्टार जो है वो पैरेलक्स एंगल शो करता है 1 आर्क सेकंड का। ओके, जब अर्थ मूव करती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि जब अर्थ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मूव करेगी तो यहाँ पे जो स्टार है ऐसे, ये है, यहाँ पे सन है आपका, ये अर्थ है जनवरी में, ये अर्थ है जुलाई में, और ये है आपका 1 पारसेक। ओके, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स, यानी कि 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। इसका यूज होता है, इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, याद रखना है, ये एसआई यूनिट है पारसेक, फॉर मेजरिंग लार्ज स्टेलर डिस्टेंसेस इन एस्ट्रोनॉमी। तो सन से जो नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंटूरी, वो है 1.3 पारसेक्स। हमारी गैलेक्सी का जो साइज है वो है 30,000 पारसेक्स। ओके, देन अभी हमने आर्क सेकंड बोला ऊपर, तो आर्क सेकंड क्या होता है? आर्क सेकंड जो है वो एंगल को नापने की एक स्मॉल यूनिट है। इसको यूज किया जाता है स्काई में एंगल्स को, यानी कि यूनिवर्स में एंगल्स को नापने के लिए। समझने के लिए हम नॉर्मली जो एंगल्स पढ़ते हैं, जो आपकी ये जो डी दी होती है, जिसको आप कम क्या बोलते हो, प्रोट्रैक्टर, तो इसमें होता है 0 और 180। तो ये है आपकी डिग्रीज। तो एक डिग्री में होते हैं 60 आर्क मिनट्स, एक आर्क मिनट में होते हैं 60 आर्क सेकेंड्स। देयरफॉर एक डिग्री में होंगे 3600 आर्क सेकेंड। जैसे एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ऐसे एक डिग्री में 3600 आर्क सेकेंड होते हैं। ओके, तो अब 180 डिग्री में, यानी कि आपके प्रोट्रैक्टर में कितने आर्क सेकेंड्स होंगे, तो इसको 180 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतने आपके इसमें आर्क सेकेंड्स है। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो आर्क सेकंड्स को यूज करते हैं टाइनी एंगुलर सेपरेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए बिटवीन स्टार्स और द पैरेलक्स एंगल टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, एग्जांपल, प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वो अर्थ के जनवरी और जून के जो डिस्टेंस है उनसे 0.77 आर्क सेकंड का पैरेलक्स एंगल बनाता है। सिंपल वर्ड्स में आर्क सेकंड जो है वो, मतलब जैसे मीटर की छोटी यूनिट मिलीमीटर होती है, ऐसे ही डिग्री की छोटी यूनिट आर्क सेकंड होती है। सो ये था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी इससे पीवाईक्यूज आए हैं वो। ओके, और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका क्यूआर कोड यहाँ दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।